रुड़की के इस अंतिम सत्र को आगे बढ़ाते हैं और इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारे विशेष अतिथि हैं सांसद राज्यसभा एवं अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड महेंद्र भट्ट जी और इस सेशन में प्रतिभाग करेंगे अनुपम त्रिवेदी जी और सुनील नवप्रभात जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत धन्यवाद विभू। और राइजिंग रुड़की के आज इस मंच पे हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ राज्यसभा के एमपी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। बहुत तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और एक हमारे छोटे से निवेदन पे आप आए, हमारे बीच में देहरादून से आप आए, आपका बहुत शुक्रिया है भट्ट साहब अध्यक्ष जी। और आज हम जो आज इस तरीके के सेशन कर रहे हैं, हमारी कोशिश है, नेटवर्क टीम की कोशिश है कि उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में जाएं, पहुंचें और वहां के जो एस्पिरेशंस हैं, वहां जो लोगों की भावनाएं, उस शहर की जो क्या फील है उसको हम समझें, वहां के इश्यूज को डिस्कस करें। क्योंकि आप राज्यसभा के एमपी हैं, पूरे प्रदेश में आपकी नजर रहती है, यहाँ आप आते हैं, बैठ के लेते हैं। रुड़की एक ऐसा शहर है कि जो लगातार कहें कि अपने पिछले स्वरूप से निकल के नए स्वरूप में जा रहा है। मैं आप लगातार देखिए, दिल्ली का हाईवे आ रहा है और आसपास कनेक्टिविटियां बढ़ते जा रही है और शहर लगातार बढ़ रहा है। बहुत एस्पिरेशन है इस शहर के। और यहाँ तो विधायक भी बीजेपी के हैं, यहाँ मेयर भी बीजेपी की हैं, सरकार हमारी बीजेपी की है। रुड़की को आप किस तरीके से देखते हैं आने वाले सालों में? सबसे पहले तो मैं अनुपम जी और सुनील जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। रुड़की, जब हम पूरे देश की चर्चा करते हैं, रुड़की की एक अलग पहचान है। चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, बंगाल राइफल्स के क्षेत्र में हो, सेना का केंद्र है, तो मैं कह सकता हूं कि रुड़की मैंने उस बाल्यकाल में भी देखा है। मेरे पिताजी यही सर्विस करते थे, तब वो सेल टैक्स कहलाता था, बिक्री कर। तो बहुत छोटी उम्र में थे, मैंने तब की रुड़की को भी देखा है, उन गलियों को भी देखा है और आज के विस्तृत रुड़की को मैं देख रहा हूं। जिस प्रकार से रुड़की की सड़कें चौड़ी हुई हैं, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तो जो एनएच है उसमें भी बहुत गुणात्मक सुधार आज देखने को मिला है। बिजली की भी व्यवस्था, उस कालखंड के आज की मैं चर्चा करूं तो बहुत सुधार हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आर्मी का केंद्र होने के नाते रेल की स्टॉपेज अनिवार्य होता था। आज भी जितनी भी गाड़ियां दिल्ली की ओर जाती हैं उनका स्टॉपेज रुड़की रहता ही है, क्योंकि आर्मी केंद्र भी है और इंजीनियरिंग का बड़ा स्टेशन भी है। तो मैं कह सकता हूं कि आज का रुड़की एक गुणात्मक वृद्धि की ओर बढ़ा है, बहुत गुणात्मक सुधार उस क्षेत्र में हुआ है। और आगामी दिनों के अंदर जो भी सुझाव यहाँ से सरकार को प्राप्त होते हैं, हम प्रयास, हमारे विधायक यहाँ हैं, जिला पंचायत के हमारे अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो भी प्रस्ताव आता है उन प्रस्ताव को धरत उतारने का काम हमारे द्वारा किया जाता है। और अभी आपने विधायक जी से आपकी चर्चा हुई होगी, उनके मन में भी अनेकों और क्या किया जा सकता है इसका भाव उनके मन में होगा, तो भविष्य के अंदर उसको कैसे धरत उतारा जाए उसका निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने, विधायक जी बता रहे थे, आपके स्थानीय विधायक से बात हो रही थी तो वो प्रताप जी बता रहे थे कि यहाँ के लिए मास्टर प्लान लाना, इस बात पे पूरा लगातार एक्सरसाइज चल रही है। यहाँ के लिए मास्टर प्लान है और मास्टर प्लान के हिसाब से शहर बदले। मास्टर प्लान रुड़की के अलावा बाकी शहरों के लिए भी बहुत जरूरी हो गया है, खासकर जो शहर लगातार एक्सपेंड हो रहे हैं। आपके विचार? देखिए, जितने भी महानगर बने हैं उनके मास्टर प्लान की आवश्यकता वास्तव में महसूस हो रही है। रुड़की नहीं, उसमें ऋषिकेश भी है हमारा, क्योंकि गढ़वाल की दृष्टि में बात करो, श्रीनगर हमारा नगर निगम है। तो ऐसे सब क्षेत्रों के मास्टर प्लान की आवश्यकता जब महसूस हुई तो धीरे धीरे सरकार ने दिशा में सोचना प्रारंभ किया है। अब क्योंकि जो घर बन गए हैं और रास्ते चौड़े करने हैं, किस प्रकार से उन घरों को के लोगों को समझाकर सड़क के चौड़ीकरण के कोई माध्यम बनाया जाए, क्या उनको मुआवजे के रूप में दिया जाए, कैसे उसको कर सकते हैं, कैसे विस्थापन कर सकते हैं। आखिरकार मास्टर प्लान व्यवस्थाओं के लिए बनता है और व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए निश्चित रूप से जो भी एक प्रकार से वहाँ की जनप्रतिनिधियों के या समाज के विभिन्न लोगों के द्वारा सुझाव दिए जाते हैं, उसको समाहित करने का प्रयास किया जाता है और ये आवश्यक हो गया। मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों इस बात की चर्चा भी की है कि हम लोग जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं
उनको और व्यवस्थित रूप से और वो नगर की शोभा के रूप में शहर दिखाई दे, वो इसका मास्टर प्लान की रचना बनाने का प्रयास होगा। उसकी प्रथम दृष्टया भी चर्चाएं प्रारंभ हुई है। गढ़वाल कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर से मेरे को ध्यान है, एक बार उन्होंने चर्चा भी की है कैसे करके हम सुझाव ले सकते हैं। धीरे धीरे उसके लिए कोई कमेटी बन जाए। वैसे तो हमने प्राधिकरणों के माध्यम से चर्चा करी, लेकिन प्राधिकरणों के माध्यम से इसका समाधान निकलना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए अलग से क्या इसके लिए हम एक इकाई बना सकते हैं जो वहां जाकर लोगों की बातों को सुनकर और कैसे करके उसको व्यवस्थित किया जाए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अध्यक्ष जी, चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी को पूरा संगठन उत्तराखंड में देख रहे हैं और आप आए और आपसे पॉलिटिकल सवाल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं जानना चाह रहा हूं, अब चुनाव का समय ज्यादा रह नहीं गया, 1-1.25 साल रह गया है। बीजेपी को और पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने जितने कामकाज किए हैं, बीजेपी संगठन की ताकत है, पार्टी को आप कहां पर आंक रहे हैं? देखिए, अब मुझे क्योंकि दूसरा कार्यकाल मिला है, मैं नेतृत्व का भी आभार व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन मैंने पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल का जो मेन अपने कार्य की प्रभावी रूप से हम किस स्थान को केंद्रित करें, किस स्थान को प्रभाव रूप से हम लोग उसको प्रभावी बनाएं, तो हमारा पोलिंग बूथ है। और हमने पिछले दिनों भी पोलिंग बूथ की संरचना को ठीक करने का काम किया। हमारी प्रदेश की टीम बन चुकी है, मोर्चा भी हमारे अध्यक्ष घोषित हुए, हम बहुत जल्दी उनकी पूरी टीम को हम घोषित करेंगे और हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों का प्रवास हो जाए, विधायकों से हमारा समन्वय स्थापित हो, सरकार संगठन का समन्वय, ये भी मेरे केंद्र में रहा है। हमने बहुत बार इस दिशा में प्रयास भी किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री का लगातार सभी जनपद में जाना होता है और संगठन की कार्यकर्ताओं की अलग से बैठक भी करते हैं। हमने जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे भी जब उन जिलों के अंदर उनका जाना होता है, वो भी संगठन के लोगों से चर्चा करते हैं, क्या वहाँ की कार्यकर्ताओं की भी व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं और क्षेत्र विशेष की समस्या भी होती है, उनके समाधान का प्रयास होता है। तो आगामी दिनों के अंदर अब जो हमारा लक्ष्य रहेगा वो रहेगा बूथ के प्रबंधन को दुरुस्त करना। और हमारे बूथ पर 11-12 लोगों की हमारी टीम होती है, वो 12 लोगों की टीमों से मैं प्रत्यक्ष में मिलने का काम करूंगा। और मैंने तय किया है कि मैं अगले 4 माह में जहां पार्टी के सब कार्यक्रम निश्चित रूप से हम लोग करेंगे, उसके साथ साथ मैं एक जिले के 3 मंडल प्रथम सप्ताह में मेरा रहेगा। तो एक हफ्ते के कार्यक्रम 21 मंडल, इससे 311 हमारे मंडल हैं, 311 मंडलों तक प्रत्यक्ष में मेरा जाना होगा। अध्यक्ष जी, आज हम रुड़की में हैं, हरिद्वार जिले में ये पूरा क्षेत्र आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर जो लगातार चुनाव चलते रहे हैं, बीजेपी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती, जबकि आपका पूरा फोकस, पूरी राजनीति, पार्टी लाइन धर्मनगरी पर टिकी होती है। उसके बावजूद भी यहाँ पर वो अपेक्षित रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। क्या कुछ कारण आप देखते हैं इसके? देखिए, पिछली बार एक मैसेज था राज्य का, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। उस मैसेज का अगर कहीं पर प्रभाव रहा तो मैं कह सकता हूं कि हमारे उधम सिंह नगर जिला का हूं और थोड़ा सा हरिद्वार जिला इसमें रहा है। लेकिन अब मैं इस बात के नाते विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि अब जनता को लग गया है कि तीसरी बार भाजपा ही आने वाली है। और उस मैसेज को कन्वे करने के लिए जहां हमारा दल उस कार्यक्रम की स्वरूप की रचना हम बनाएंगे, उसके साथ साथ इसमें विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि लगभग हरिद्वार जनपद की अधिकतर सीटों पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऐसा माहौल बनना भी प्रारंभ हुआ है। और बहुत सी जो विधानसभा हमारी कमजोर थी, मंगलौर का मैं उदाहरण दे सकता हूं। मंगलौर सीट हम इतने कम मार्जिन से हारे हैं कि अगर थोड़ा और मैनेजमेंट ठीक कर दिया होता तो उस सीट को हम जीत सकते थे, क्योंकि लगातार 2 जगह विधानसभा चुनाव थे। तो जितना समय उस रूप में आना चाहिए था, समय उस रूप में बन नहीं पाया। प्रत्याशी भी उसमें उनको नए के रूप में देखा गया। लेकिन मैं आज कह सकता हूँ कि हरिद्वार जनपद की लगभग सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से विजयी होगी। एक बड़ी चुनौती रहेगी आपके लिए, क्योंकि कांग्रेस ये कहती है कि जो 4-5 सीटें राज्य बनने के बाद कांग्रेस बीजेपी जीत नहीं पाई, उनमें से 3-4 सीटें हरिद्वार की हैं। मतलब वो अपना गढ़ मानती है एक टाइप से। मैंने कहा है निश्चित रूप से, वैसे तो मैं अपनी चर्चा छेड़ दी, कांग्रेस की तो इतनी सीटें जो आज तक कभी जीते ही नहीं है और अनेकों सीटों पर उन पर आज भी प्रत्याशी नहीं है। तो जहां तक हरिद्वार का विषय है, हरिद्वार बीजेपी का एक गढ़ है और हरिद्वार की जनता भी इस बात को पछता रही है कि अगर हमारी क्षेत्र का विधायक सत्ता दल का नहीं बना, उसका खामियाजा किस रूप में होता है कि जनप्रतिनिधि जो दूसरे दलों के होते हैं उनका इंटरेस्ट ही विकास योजनाओं पर प्रति नहीं होता है। ना वो मुख्यमंत्री से मिलते हैं, ना सकारात्मक कभी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ अपना उनका कोई एजेंडा होता है। इसलिए जनता में वो निराशा है
और हरिद्वार जिसको कांग्रेस को ऐसा लग भी रहा था, तो कांग्रेस ने जो 1-2 सीटें जीती भी हैं, आज कांग्रेस उन सीटों को बचाने की स्थिति में दूर दूर तक नहीं है, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं।